तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विथ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्या है ये, राइट? So reproductive health. The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. ये NCERT का ही लाइन है, ओके? तो मतलब बेसिकली जब कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हम भी क्या सोचते हैं? नॉट जस्ट रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव हेल्थ हो, आई साइट हेल्थ हो या कुछ भी, हम खाली सोचते हैं उसी सिस्टम का जो भी ऑर्गन्स है दे आर फंक्शनिंग वेल एंड दे आर नॉर्मल, राइट? But when it comes to reproductive health, the story does not stop there. इसके आगे इसका broad description अगर हम देखें तो यहाँ पे और दो terms यूज जुड़ जाते हैं. खाली normal function ही नहीं, उसके साथ emotional and social aspect ऑफ रिप्रोडक्शन भी जुड़ जाता है. अब मिला के ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, राइट? अब इमोशनल एंड सोशल क्यों? सोशल एस्पेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? व्हाई डू वी से दिस और व्हाई आर वी इंक्लूडिंग दिस? सोशल एस्पेक्ट क्या? फैमिली साइज, अनवांटेड प्रेगनेंसी, फीमेल फीटिसाइड, ब्लेमिंग द लेडी फॉर गर्ल चाइल्ड ही क्यों हो रहा है, इन सब बातों को लेके. तो इन सब बातों को लेके एक वाइडर डेफिनेशन जो दिया हुआ है आपके बुक में उसको हम देख लेते हैं, फिर हम हु का डेफिनेशन देखेंगे. तो ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ये डेफिनेशन आपके समरी में दिया हुआ है इन एनसीईआरटी, राइट? और एस्पेक्ट्स क्या क्या है? यहाँ 4 एस्पेक्ट्स की बातें हो रही है. Physical. Physical means what? Normal functioning of the reproductive organs. Emotional, the mental well-being of the mother. Behavioral. This is very very important. इस ये कौन से aspect के साथ deal करता है? और what does this cover? Like having physical relationship with multiple partners, unprotected coitus, right? And social, of course, family size, population control, social stigma around various STDs, मतलब sexually transmitted diseases. Okay? So with this, we are done with the general and total and complete definition of what is reproductive health. अब इसके बाद who का क्या definition है वो भी एक बार देख लेते हैं. Okay? So who definition of reproductive health भी वही बात कहती है. क्या? कि a total well-being in all aspects of reproduction. तो reproductive health वही 4 aspects है. क्या क्या है? Physical, emotional, behavioral and social. Right? हम क्या conclude करते हैं कि a society with individuals with normal reproductive functioning या organs and emotional and social behavior, normal and desired social and emotional behavior of reproduction makes a society healthy from reproductive health point of view. ये लाइन आपके NCERT का ही है. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called a reproductively healthy society. Okay? तो इसके बाद हम क्या क्या देखने वाले हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटजीज कहाँ का? इंडिया का. सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट लुकिंग एट प्रॉब्लम्स क्या क्या है इस फील्ड में. तो बात अगर प्रॉब्लम्स की करें तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन. वी ऑल नो इट, राइट? किधर भी देख लो पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन. तो यहाँ पे एक डेटा है. सो लेट्स, ये डेटा आपके बुक का ही है. देयर इट इज गिवन इन अ पैराग्राफ, सो आई हैव written it in a tabular form so that it is clear and easy for you to take a note. वर्ल्ड का 1900 में अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या था? 2 बिलियन.
और इंडिया में अराउंड 1947 मीन्स व्हेन वी गेन्ड आवर इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए थे, 350 बिलियन, सॉरी मिलियन, बिलियन, सॉरी सॉरी सॉरी, 350 बिलियन तो कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा, 350 मिलियन। तो 2000 आते आते 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड में, और हम अपने देश में कितना, इन 2000 1 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन द एंटायर वर्ल्ड, और 2011 में वी क्रॉस्ड 1.2 बिलियन। ओके, तो ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? तो ओवर पॉपुलेशन के पीछे कारण क्या है? 1900s अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट हैज इम्प्रूव्ड और व्हाट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली? टेक्नोलॉजी, राइट? तो टेक्नोलॉजी के जैसे गुड एस्पेक्ट्स है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकली वी हैव एडवांस्ड अ लॉट, सो उससे क्या हुआ, we have increased our health facilities. If you compare the health facilities that we have today, आज का जो भी health facility है, compare it with 1900s, whether in terms of number of hospitals, educated healthcare providers, development in the total healthcare industry, everything, पूरे umbrella को अगर हम consider करें, so we have made a lots and lots of advancement, plus better living conditions. तब का जो भी लिविंग कंडीशन था, हाइजीन था, एवरीथिंग, उससे आज हम बहुत 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 अच्छे हैं। तो इन दोनों रीजन को ही अगर हम ले सिंपल, तो उससे क्या हुआ, डिक्लाइन इन डेथ रेट। क्लियर? डिक्लाइन इन डेथ रेट जब हुआ तो खाली एक डेथ रेट नहीं, इट इंक्लूडेड ऑल काइंड्स ऑफ डेथ रेट इंक्लूडिंग एमएमआर एंड आईएमआर। MMR क्या है? The maternal mortality rate. When facilities were not very good, reproduction के लिए या assisted delivery के facilities नहीं होते थे, या mother health पे इतना focus नहीं होता था, maternal mortality rate used to be very high and the infant mortality rate also. तो they have declined. तो overall decline के वजह से क्या होता है, लॉन्गर लाइफ स्पैन। पहले जैसे इन्फेंट अगर 10 पैदा हुए, उनमें से अगर 2 मर ही जाते हैं, तो देयर आर 8 इन्फेंट्स रिमेनिंग, राइट? जस्ट एक डेटा एग्जांपल दे रही हूँ। अब अगर 10 में से अगर वो 2 अगर नहीं होते, मोर्टेलिटी रेट हैज रिड्यूस्ड, तो 10 के 10 ही दे आर लिविंग, तो दे आर एडिंग टू द पॉपुलेशन, एंड व्हेन दे आर एडिंग टू द पॉपुलेशन, खाली इंक्रीज इन पॉपुलेशन ही नहीं, increase in the number of the people in the reproducible age, वो भी तो बढ़ रहा है, right? So these are the good side of technology, good result of advancements in technology. But good से थोड़ा ज्यादा ही good हो गया तो क्या, explosively good हो गया, population over growth हो गया। But the silver lining is improvement खाली यहीं पे तो नहीं हुआ, improvement in the methods of contraception भी तो हुआ है। If the population has exploded, there are methods about how to control the population, वो भी available है, that is the silver lining, right? अब लोग कितना यूज कर रहे हैं, कितना implement हो रहा है, those fall under the strategies, कितना awareness है, क्या है। तो ओवर पॉपुलेशन और उसके रीजंस के बाद हम बाकी के रीजंस भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक है कि 2011 में हमारे यहाँ लास्ट सेंसस हुआ था, एज ऑफ 2025 आज के डेट का बोल रही हूँ, और द पॉपुलेशन इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज slightly less than 2%. What does that mean? 20 per 1000 per year. इसी को अगर हंड्रेड्स पे बोल दूं तो 2 per 100 per year, राइट? तो इसी रेट से अगर हम बढ़ते रहेंगे तो वी विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग, वाटर, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग, इकोनॉमी, जॉब, सब कुछ होगा। नीडलेस टू से, यू ऑल नो, राइट? तो ठीक है, अब हम इसके बाद ओवर पॉपुलेशन के बाद बाकी के भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। दोज आर इजी एंड सिंपल।
तो बाकी के प्रॉब्लम्स है अर्ली मैरिज, हेल्थ ऑफ द मदर्स, फीमेल फेटिसाइड, जेंडर इक्वालिटी. दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. ओके, और भी बहुत होंगे लिस्ट में, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. तो व्हाट स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इन सारे प्रॉब्लम्स को लेके जो पहला program that government of India had launched, that was called family planning in 1951. और इसे periodically assess किया जाता था to know, to get a report कि कितना हमने progress किया है in this field. But with passage of time, the government realized कि खाली इन सब problem से deal करने से नहीं होगा. Reproductive health is a broader thing. तो बाकी प्रॉब्लम्स जैसे सेक्स एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस, डीलिंग विद द टैबूज ऑफ द सोसाइटी, ये सब, चाइल्ड केयर, द इन्फेंट केयर, गैपिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज, सारे के सारे और बहुत सारे से पॉइंट्स इनमें इंक्लूड करने हैं. सो दे एक्सटेंडेड दिस प्रोग्राम, दे रीनेम्ड इट एंड इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव and child health care program. Clear है? RCHC in short. Under this, government as well as non-government agencies came together. They took the help of audio-visual, print media to raise awareness of things. And what are the things that they did? तो कुछ है जैसे टू मोटिवेट फॉर स्मॉलर फैमिलीज, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, ये जो अर्ली मैरिज होता था, राइट, फीमेल्स टू 18, मेल टू 21, इंसेंटिवाइजिंग या गिविंग इंसेंटिव्स टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिली साइज, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये है. अब तो शायद आप सुनेंगे कि कुछ कहीं कहीं पे शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पंचायत में इफ द मैन हैज more than certain number of kids वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, पंचायत इलेक्शंस. आई एम नॉट श्योर अबाउट कि पूरे इंडिया में ऐसा है कि नहीं, या बट जहां तक मुझे मालूम है इस तरह के कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, राइट. इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, अनदर थिंग इज दैट दे लीगलाइजेशन ऑफ MTP. MTP is what? Medical termination of pregnancy. ये हम बाद में देखेंगे. Why is it important? फिर banning sex determination. This is very very important. ये तो primarily to prevent female feticide, right? क्लियर है? तो ये हो गए स्ट्रेटेजीज. अब हम देखेंगे द वेरियस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स. तो कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या? अ ड्रग, डिवाइस और एक मिनट, अ ड्रग और डिवाइस और अ प्रैक्टिस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, राइट. सो ऐसे तो शायद बहुत सारे से ही मेथड्स हो सकते हैं, बट द थिंग हैज टू बी आइडियल. So what are the features of an ideal contraceptive? User friendly, easily available, effective and reversible. This यहाँ पे reversible इसीलिए दिया हुआ है because you know ये contraception it can be a terminal method या a non-terminal method. अगर non-terminal method है तो when you want you can a lady can go back and get pregnant. Terminal method पे you cannot reverse. ओके, सो इसीलिए उसको टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कहा जाता है, या द टर्मिनल मेथड, क्योंकि वो अगर हो गया तो उसके बाद यू कैन नॉट रिवर्स इट. अदर देन दैट रेस्ट ऑल ऑफ द डिवाइसेस और द प्रैक्टिसेस आर रिवर्सिबल विथ लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आप कंट्रासेप्शन करने जा रहे हैं, यू आर टेकिंग अ ड्रग या डिवाइस एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, सो दैट कैन नॉट बी अ ideal one and should not interfere with sexual drive of the individual. So these are some of the features. अब contraceptions के भी बहुत सारे से categories हैं. Natural method, barrier method, IUDs, oral pills, injectables
एंड द टर्मिनल मेथड। पहले के जो बोले सारे के सारे नॉन टर्मिनल हैं। सो एक के बाद एक हम सब देख लेते हैं। क्लियर? कंट्रासेप्शन का जो पहला कैटेगरी ऑफ मेथड्स है वो क्या है? द नेचुरल मेथड्स, राइट? इसमें कोई ड्रग डिवाइस कुछ इन्वॉल्व नहीं होता। इट इज जस्ट फ्यू प्रैक्टिसेस दैट द कपल हैज टू फॉलो। तो कैटेगरी क्या है? नेचुरल। मेथड्स या एग्जाम्पल्स इसमें क्या है? सो द फर्स्ट मेथड इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस मीन्स व्हाट? आप पीरियोडिकली you will be avoiding from the act of coitus. So avoiding coitus during fertile period. अब fertile period क्या है? What is fertile period? The period during which ovulation के chances बहुत ज्यादा है, right? इसे it is based on menstrual cycle. अब menstrual cycle का पूरा objective क्या है? To release an ovum. Sorry, not to release an ovum, to release a secondary oocyte. I am trying to be very, very correct. Huh? Yeah, habit. If you also make it a sure कि menstruation and what is released, it is not ovum but the secondary oocyte. तो MCQs हो या कुछ भी हो, ये confusion नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरी से जो रिलीज होता है that is a secondary oocyte. ovum तब तक बना नहीं है. Okay? A safe period is calculated. तो previous chapter में आपने menstrual cycle पढ़ा. Usually it is ovulation occurs during the 14th day. But this is biology, right? सबके bodies या सबके cycles बिल्कुल digital या robotic format पे तो नहीं चलता. तो इसीलिए 10th to 17th थोड़ा plus minus करके एक period calculate कर लिया जाता है, which is said to be the fertile period of the lady. And at that time coitus is avoided. लेकिन ये फुल प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी there may be irregularities in the cycle and the ovulation may happen early या ovulation may happen, जैसे यहाँ पे 10th to 17th day दिया हुआ है, या ovulation थोड़ा लेट हो गया and you may get pregnant. फिर है withdrawal या coitus interruptus. Coitus interruptus means what? Withdrawal of the penis before ejaculation. तो इसका क्या है? It is based on the mechanism कि आप सीमेन को वजाइना तक पहुंचने ही ना दें. Clear? So based prevents semen from being discharged into the vagina. लेकिन a big disadvantage of this method is that the pre-ejaculate fluid may sometimes contain sperms. So the third method क्या है? Third method is lactational amenorrhea. Lactation means what? Feeding the young one या breastfeeding. तो it is based on the fact कि absence of menstrual cycle या ovulation during period of intense lactation. Please keep this in mind. Okay? So what happens is that usually after the delivery, normal delivery of a child, it takes some time for the body to fall back or come back to the regular cyclical events again. क्योंकि during pregnancy बहुत hormones, बहुत तरह के hormones होते हैं, बहुत ऊपर नीचे हुआ रहता है, right? And during that time the mother starts breastfeeding the child. So the hormones that are associated with the production of milk, its ejection and all, these are very high, और उसके चलते it delays और the menstrual cycle स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो चांसेस आर ऑलमोस्ट नील, बट इट मे बी गुड फॉर ओनली अप टू 6 months. अप टू. ओके? सो दीज आर द 3 methods that are fall under the category of natural methods. अब नेचुरल मेथड है तो एडवांटेज क्या है कि नो ड्रग्स इन्वॉल्व, नो डिवाइस इन्वॉल्व. तो जब ड्रग्स डिवाइस कुछ इन्वॉल्व, नो फॉरेन ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व. एडवांटेज इज व्हाट? नो साइड इफेक्ट्स. बट डिसएडवांटेज ऑफ ऑल द 3 इज चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई. क्लियर है? तो इसके बाद हम दूसरा कौन सा देखते हैं? बैरियर मेथड देख लेते हैं. ओके? तो नेचुरल के बाद अब क्या? अब हम देखेंगे बैरियर मेथड. बैरियर मेथड मीन्स व्हाट? Barrier engineer means what? To put something physical in between, right? ताकि exchange ना हो.
तो फर्स्ट डिवाइस क्या है? कॉन्डम, एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. व्हाट इज इट? रबर या लेटेक्स शीट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबर एंड लेटेक्स? Rubber is also a type of latex. Latex क्या है? It is a secretion given out by trees. Okay, जिससे we humans can make different kind of sheets. Rubber is one of its kind. In case of male, it is worn to cover the penis, and in case of female, it is inserted into the vagina before the coitus. And when you are inserting it into the vagina, vagina के ऊपर cervix है, so you are blocking the pathway to the cervix, right? तो इनका mechanism या what is it based on? Based on the fact कि these prevent entry of sperm into the female reproductive tract. इन methods का एक additional advantage क्या है? That they also prevent sexually transmitted diseases. Condoms are disposable, or you can say single use. फिर है diaphragm, vault and cervical caps. They are more than single use, so they are reusable. Okay, ये भी sheet ही है. They come in different shapes and all. This is also inserted into the vagina to cover the cervix, and based on the same mechanism. ये above devices जो भी है, they are many times used in along with spermicidal cream jelly या gels to increase the efficacy. Spermicidal मतलब क्या? Anything which is going to kill the sperms. Now इन methods के advantages क्या क्या हैं? They are of self use, they are disposable. और इन दोनों disposable here means what? That of course disposable, you don't need medical assistance to take them home. So privacy is very well maintained, because in IUD you cannot do it without the help of a medical practitioner or a trained nurse. Then they not only prevent pregnancy, they also help in prevention of sexual diseases. इसके बाद है IUDs. IUDs means what? Intrauterine devices. Intra मतलब क्या? Within. So uterus के within जो devices डाले जाते हैं, and they are something that the person or the couple cannot do by themselves. उसके लिए the couple needs the help of a medical practitioner. Okay, intrauterine devices का अब देखते हैं. So these are small devices, thin wire-like, which are inserted into the uterus by a registered medical practitioner या a trained nurse. तो इनमें भी कैटेगरीज क्या क्या है? नॉन मेडिकेटेड, दे डोंट हैव मेडिसिन, और ये क्या करते हैं? आफ्टर इंसर्शन दे पीरियडिकली रिलीज. जैसे नॉन मेडिकेटेड जो हो गया, तो उनमें जो भी केमिकल है, या कॉपर रिलीजिंग जो है, पीरियडिकली दे कीप रिलीजिंग द इंग्रेडिएंट. ओके, एंड दोज इंग्रेडिएंट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ फंक्शनिंग. तो नॉन मेडिकेटेड में है लिपिज लूप. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. How does it work? It makes it difficult for the sperms to reach the oocyte. Oocyte कहाँ पे है? Fallopian tube पे है, right? तो ये यूटेरस के within the uterus ये कुछ ऐसा करता है जिससे कि the uterus में से sperms के लिए जाना मुश्किल हो जाता है, and it makes the uterine wall unsuitable for implantation. तो होता क्या है कि it gives out some chemical जिससे एक बहुत mild inflammatory reaction within the uterine lining होता है. और जैसे ही inflammatory reaction within the uterine lining होता है, it releases immune cells या the macrophages, और वो उन sperms का phagocytosis कर देते हैं. They make the uterine, जिस uterine lining पे already थोड़ा सा inflammation है, कुछ changes हैं, तो उसके cells are not suitable for the implantation. So this is how Lippes loop work. दूसरा है कॉपर रिलीजिंग. दे कीप ऑन रिलीजिंग द कॉपर आयंस. इसमें से 3 एग्जांपल्स है. CUT इज कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड. कॉपर आयन, हाउ डज इट वर्क? इट सप्रेसेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. उन्हें बहुत लेस मोटाइल कर देते हैं, तो जो मोटाइल है नहीं वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, एंड दे ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म.
फिर है हार्मोन रिलीजिंग में है LNG एंड प्रोजेस्टेरोन. ये हाउ डू दे वर्क? दे मेक द यूटेरिन लाइनिंग हॉस्टाइल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स ऑल्सो हॉस्टाइल. तो जैसे प्रोजेस्टेराट है, जैसे प्रोजेस्टासर्ट है, राइट? प्रोजेस्टासर्ट इट रिलीजेस द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या देखा था कि प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड आफ्टर द ओव्यूलेशन. उससे पहले एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन मेक्स द यूटेरल लाइनिंग थिक. अब जैसे आप कहीं पे ब्रिक वॉल बना रहे हैं, ओके, ब्रिक के एग्जांपल में बाद में आती हूँ. तो जब पहले से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स थोड़े से हाई होते हैं, व्हाट डज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डू? इट मेक्स द यूटेरिन लाइनिंग सेक्रेटरी रिच विथ म्यूकस, राइट? और दूसरा क्या? इट स्टार्ट्स मेकिंग द सर्विक्स रिच विथ म्यूकस धीरे धीरे, सो दैट एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तब तो इट मेक्स द यूटेरस लाइनिंग, सॉरी, द सर्विक्स म्यूकस प्लग टू प्रोटेक्ट द प्रेगनेंसी. अब पहले से अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा है तो सर्विक्स में म्यूकस काफी ज्यादा होगा. अब म्यूकस काफी ज्यादा होगा तो दैट विल ब्लॉक और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म. नाउ यूटेरिन वॉल को हॉस्टाइल कैसे बनाते हैं? सो एस्ट्रोजन से ज्यादा अगर प्रोजेस्टेरोन पहले से ही हो जाए तो बिफोर इट थिकन्स द वॉल, वॉल पहले से ही म्यूकस रिच एंड सेक्रेटरी हो जाता है. लाइक जैसे आप सबने कभी ना कभी देखा होगा कि एक ब्रिक वॉल जैसे बनाते हैं ना, ईट, दे ले द ब्रिक्स एंड देन सीमेंट, और वो ड्राई हो जाने के बाद उस पर पानी छिटकते हैं. अब वो अगर ड्राई ही नहीं हुआ हो, उससे पहले ही अगर पानी छिटकने लगे, तो विल दैट वॉल बी अ स्ट्रॉन्ग वन? नो. सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन भी ऐसे ही काम करता है. दिस इज हाउ इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, और बिफोर दैट ऑल्सो इट मेक्स द सर्विक्स रिच इन म्यूकस. इसके बाद है ओरल पिल्स. वो भी हार्मोन बेस्ड एंड नॉन हार्मोनल होता है, तो वो भी देख लेते हैं. सो कैटेगरी अब कौन सा है? ओरल पिल्स. ये ओरल पिल्स क्या होता है? दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर प्रोजेस्टोजन, ये ईदर प्रोजेस्टोजन होता है या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग हमने तो प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा है. व्हाट इज प्रोजेस्टोजन? प्रोजेस्टोजन कुछ नहीं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का ही नाम है. ओके, सिंथेटिकली derived progesterones are called progestogens. How are they taken? They are taken for a period of 21 days of the menstrual cycle. Okay, and then you give a gap of 7 days. फिर से जैसे menstrual bleeding हो जाता है, then again you start it for the next 21 days. So this has to be continued. Clear है? How does it work? It inhibits ovulation 3 ways है. Inhibits implantation, makes the cervix hostile. कैसे करते हैं? तो menstrual cycle में what do you see कि सबसे पहले FSH आता है. FSH it helps in the development of the follicles. जैसे जैसे follicles they develop, they secrete estrogen. Estrogen क्या करते? It goes and makes the uteral line, it builds up the uteral lining. तो आप अगर पहले से प्रोजेस्टेरोन रिलीज ज्यादा, व्हेन डज इट reach its peak? आफ्टर द ओव्यूलेशन, राइट? सो बिफोर द ओव्यूलेशन क्या होता है? जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ते जाता है, FSH और LH भी बढ़ते जाता है, टिल LH reaches its peak and triggers the ovulation. अब आपने पहले से ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया है, तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज सिग्नलिंग द ब्रेन टू स्टॉप या रिड्यूस द प्रोडक्शन सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH. LH का सिक्रीशन अगर कम हो जाए तो ओव्यूलेशन नहीं होगा. सो दैट इज हाउ इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन. सेकेंडली, अगर एस्ट्रोजन के लेवल सही है बट उससे पहले ही अगर हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दे रहे हैं, सो एस्ट्रोजन इज नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू मेक द लाइनिंग थिकर. उससे पहले ही प्रोजेस्टेरोन आके उसको सेक्रेटरी बना दे रहा है, राइट? वही वॉल वाला एग्जाम्पल, ब्रिक डाला, सीमेंट डाला, यू हैव टू लेट इट ड्राई, फिर आप पानी उस पर डालते हैं टू टेस्ट इट. तो आपने एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होने से पहले ही उसको सेक्रेटरी बनाना शुरू कर दिया. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी
गुड फॉर द इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन और एक काम क्या करती है, इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन बॉडी पे रहता है, इट मेक्स द सर्विक्स रिच इन म्यूकस, तो एक म्यूकस प्लग सा बन जाता है। दैट इज हाउ इट मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या, अनफ्रेंडली फॉर होम, द स्पर्म्स। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट पिल्स को साइक्लिकली लेना है आपको। ओके दूसरा एक पिल है नॉन स्टेरॉयडल। नॉन स्टेरॉयडल मीन्स व्हाट, नॉन हार्मोनल, बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दीज आर ऑल व्हाट, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। क्लियर है? तो उस पिल का नाम है सहेली एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ वंस अ वीक पिल। इसे डेवलप किया था CDRI लखनऊ ने। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। हाउ डज इट, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करता, माइंड इट, बट हाउ डज इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन? यूटेरस में जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें रिसीव करके द लाइनिंग गेट्स थिकर, ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब लाइनिंग अगर थिक ना हो, बेस ही अगर पुख्ता ना हो, तो हाउ विल यू इम्प्लांट द फर्टिलाइज्ड एग, राइट? फिर यही हार्मोनल कॉम्बिनेशन को लेके इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स है, वो यूज्ड अंडर द स्किन घुसा दिया जाता है। ओके सो इट वर्क्स इन द सेम वे, बट बिकॉज ये 21 डेज और ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना होता, दे हैव देयर लाइफ स्पैन, तो दे आर इफेक्टिव फॉर दैट लॉन्गर पीरियड। ओके इसका आपने 21 डेज लिया, इफेक्ट इज फिनिश्ड इफ यू डोंट टेक इट एनीमोर, बट दे लास्ट लॉन्गर। क्लियर है? तो अब तक हमने जो जो मेथड पढ़ा उसमें से in India IUDs are very popular for creating a space between pregnancies. Okay, but they have to be done under medical supervision. फिर these pills are also very popular. इसके बाद जो मेथड आता है that is those are surgical methods and those are non-reversible. वो तब होता है when the couple has decided that they do not want any children anymore. Okay? तो हमने अभी क्या क्या देखा, IUDs एज वेल एज ओरल पिल्स, राइट? तो आर दे, सो सी व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये IUD का इंसर्शन हो या ओरल पिल्स हो, दे आर परफॉर्म्ड ईदर ऑलवेज अंडर मेडिकल सुपरविजन या दे आर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट कैन दे बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? If someone has been involved in an unprotected coitus, कोई प्रोटेक्शन उन्होंने लिया नहीं था, या कोई सेक्स रिलेटेड क्राइम सच एज अ रेप हैज टेकन प्लेस, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर IUD या जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो अगर ले लिया जाता है विद इन 72 आवर्स, ओके, सो IUDs या पिल्स within 72 hours of coitus, pregnancy can be prevented. तो क्या हम कह सकते हैं कि are these emergency contraceptives? Yes, they are. तो within 72 hours, अब होता क्या है, how do they work? ये जब यूज किया जाता है, the hormonal changes that they are bringing in will do what? They'll make the uterine lining very very hostile, they'll make the cervix hostile. तो होगा क्या कि fertilization has to be synchronized और वो ओवम रिलीज के विदिन 48 आवर्स में ही हो जाना है। क्लियर है? तो अगर उससे पहले कोई ऐसा डिवाइस दे दिया जाता है, द सर्विक्स इज बीइंग मेड होस्टाइल, तो स्पर्म वहां तक पहुंचेगा नहीं, या अगर स्पर्म पहुंच भी चुका है विद इन 72 आवर्स, अगर आप हार्मोनल चेंजेस लाके यूटेरिन लाइनिंग को हॉस्टाइल बना दे रहे हैं, तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं, बिकॉज इम्प्लांटेशन के लिए देयर इज अ 7-day विंडो, फर्टिलाइजेशन के 7th डे में इम्प्लांटेशन होता है, राइट? So they can also be used as an emergency contraception. Now, quick question. जो जो हमने अब तक पढ़ा है, नेचुरल, फिजिकल,
ओरल पिल्स, आईयूडीज, इनमें से which method prevents ovulation? It is the oral contraceptives. IUDs do not prevent ovulation. They work by making the uterine lining hostile and cervix hostile, या by acting on the sperms. Ovulation को prevent कौन करता है? Only and only and only the oral pills and the implants. Oral pills में से भी the hormonal oral pills, not Saheli. Okay? So ovulation. Clear है? Very important for you to know. Saheli does not prevent ovulation. Clear है? और IUDs are what? IUDs are very popular in India within couples who want to space their pregnancy. मतलब जिन्हें दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए. They take the help of medical under supervision or medical supervision के under they get those devices implanted and on time they also get it removed. अब खाली लास्ट मेथड रह जाता है जिसे क्या कहा जाता है? द सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन या द टर्मिनल मेथड. तो सर्जिकल मेथड्स का देखते हैं. इन मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स में व्हाट इज इट कॉल्ड? वैसेक्टोमी. राइट? और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी. तो दोनों ही टोमी में क्या कुछ ना कुछ को इंसिशन बना के सेपरेट कर दिया जाता है. लेकिन ये जैसे ये रास्ता है या ब्रिज है, आप बीच में से इसको काट दे रहे हैं तो द कनेक्शन इज ब्रोकन. तो इन केस ऑफ मेल इट इज द वास्ट डिफरेंस. tied up and incision made. And in case of females it is fallopian tube, right? Same, tied up and incision या cut बीच में. सो लाइक ये अगर वेस्ट, दिस इज द टेस्टिस, ये वेस्ट डिफरेंस है, राइट? इसे यहाँ पे टाइड अप, बीच में से काट के इट इज टाइड अप. सेम विद द फैलोपियन ट्यूब. दिस इज द ट्यूब, ये ओवरी है, ये यूटेरस है, राइट? बीच में से एंड इन टाइड अप, इसे काट के यहाँ इसे बांध दिया जाता है. क्लियर है? तो इन दिस केस द इंसिशन इज मेड इन द इंसिशन इन स्क्रोटम, और यहां पे इधर थ्रू एब्डोमेन और वजाइना. क्लियर? तो दोनों का कॉमनैलिटी क्या है? दे बोथ प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. बट डू दे प्रिवेंट गैमेटोजेनेसिस? गैमेट का बनना बंद करते हैं क्या? नहीं करते, राइट? क्लियर है? ये उन कपल्स के लिए एडवाइज्ड है दोज हु हैव डिसाइडेड कि नहीं अब हमें और बच्चे नहीं चाहिए.
So with this we are done with all the contraception methods that are given in your book. इसके बाद क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाई डू यू थिंक समवन विल नीड अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो एमटीपी की जरूरत क्या है, क्यों है? दो रीजंस है. एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हो सकता है? अगेन देयर आर टू रीजंस, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस या अ सेक्स क्राइम. दूसरा है द प्रेगनेंसी, कंटिन्यूइंग विद द प्रेगनेंसी मे बी हार्मफुल फॉर द फीटस एज वेल एज द मदर. शायद कुछ ऐसा हेल्थ कंडीशन हो जिसके लिए इट हैज टू बी टर्मिनेटेड. नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स क्या? मेडिकल सुपरविजन में ही करना है. इट वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971. पर लीगलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? लीगलाइजेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि टर्मिनेशन जो था, जब तक इसे लीगलाइज नहीं किया गया था, बहुत बार विदाउट मेडिकल सुपरविजन कुछ लोग वैसे ही कर देते थे. तो दैट turned out to be fatal in many cases, right? They were not completely qualified to do such procedures. दूसरा है कि by amniocentesis. ये amniocentesis क्या है? जहां पे amniotic fluid को लिया जाता है, is taken out, और उसमें से the dissolved substances या the cells of the fetus से पता लगाते हैं कि ये fetus जो है ये मेल है या फीमेल है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता था. फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा था. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से ये सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस हुए कि नहीं, अब जो भी करना है दैट हैज टू बी अंडर मेडिकल सुपरविजन. और एमनियोसेंटेसिस पे भी बैन लगा दिया गया. ऑल्दो एमनियोसेंटेसिस हैज अ गुड साइड कि उससे डाउन सिंड्रोम या इस टाइप के डिजीजेस का भी पता चलता है. And if required, then the couple may go for a termination of the pregnancy. But misuse होता था तो उसे रोकने के लिए भी statutory banning लगा दिया गया. And this was done in the year, the MTP was done in the year 1971. Clear है? अब यही सारे points का एक छोटा सा चार्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ. तो MTP क्या? Medical Termination of Pregnancy. अभी हमने जो डिस्कस किया वही सारे in written. It was legalized in India in 1971. Why? To get rid of unwanted. Why do you want? Why मतलब why MTP? Why MTP is needed? Okay. To get rid of unwanted pregnancy due to unprotected coitus या crimes like rape, या तो फिर when continuation of pregnancy could be harmful या fatal for the mother या the fetus. Why legalization was necessary? क्योंकि ये देखा गया था, I've already discussed, फिर भी to prevent MTPs being done by unqualified quacks. ये आपके NCERT के ही लाइन्स है. ओके, एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपके लिए नोट्स बना दिया. That can be serious या fatal too, and to prevent female feticide based on amniocentesis. एमनियोसेंटेसिस के बारे में अभी मैं बोलूंगी. एंड व्हाट इज द सेफ पीरियड? सेफ पीरियड इज विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर या द फर्स्ट 12 वीक्स. एमनियोसेंटेसिस है क्या? इन दिस fetal cells and dissolved substances from amniotic fluid analyzed. fetus के पास जो fluid होता है that is called the amniotic fluid, right? थोड़ा सा fluid इसमें से लिया जाता है and उस fluid में जो fetal cells है and some other dissolved substances, they are analyzed to find what? To detect the presence of genetic disorders like Down syndrome, hemophilia या sickle cell anemia. Okay? To determine survivability of the fetus. ये fetus का भी development कितना हो रहा है, whether it will be able to survive or not. Okay? And third, to determine gender of the fetus. बट हमने इसको गलत यूज के लिए लगाया. वी यूज्ड इट इन द, नॉट वी, इन आवर कंट्री, दिस एस्पेक्ट ऑफ amniocentesis has been used in a wrong way. How? To determine the sex of the gender and based on that female feticide. Clear? इसीलिए ऊपर ये काम हो रहा है. It's so irritating.
इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट स्टैट्यूटरी बैन मींस कंप्लीट बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द फीटस। क्लियर है? तो एमनियोसेंटेसिस के गुड एंड बैड साइड्स दोनों ही है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज। सी आई थिंक पर्सनली टू गेट टू नो कि fetus male है या female is not a bad thing, but the action that is followed after that is a bad thing, right? Anyways, with this we are done with amniocentesis. इसके बाद है sexually transmitted diseases और venereal diseases, या उन्हें reproductive tract infection भी बोला जाता है। तो sexually transmitted diseases are what? They are the diseases that are primarily transmitted through sexual contact. Yeah, through unprotected coitus, right? So some of the name of the diseases that are given in your book: gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, and trichomoniasis. These diseases from here to here are completely curable only if they are detected on time, या they have an early detection and treated properly. ये दोनों conditions बहुत ही important है, early detection and proper treatment. Okay, so two conditions. Condition number 1, treated properly. Condition number 2, इन diseases के initial symptoms क्या क्या होते हैं? Itching, swelling, mild pain, fluid discharge in the genital region. It is very important for you to mention कि these symptoms are appearing in the genital region. Mild pain in the head or mild pain in the hand cannot be confused with something that is with an RTI, right? तो ये mention कर देना, क्योंकि अगर मैं एक MCQ दे दूं कि which of the following is not a symptom of say gonorrhea, syphilis and genital herpes, और मैंने symptoms पे दिया है mild pain, fluid discharge and swelling, और फिर लिख दिया है none of the above. Now it may put you in confusion कि mild pain भी था symptom में, swelling भी था, fluid discharge भी था, but what I omitted is in genital region. तो उसका आंसर तब जाके होगा none of the above. So these are the very finer points but very important for you to keep it in mind. Okay, if these diseases are left untreated तो क्या क्या हो सकता है? Pelvic inflammatory disease या PID, abortions, stillbirth. Stillbirth means what? The fetus is born dead. Ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy means again the implantation occurs at any place other than the uterus, mostly in fallopian tubes, और बहुत खतरनाक होता है because as it starts dividing, fallopian tube is not designed for implanting a baby, right? फिर उसे सर्जिकली रिमूव करना होता है, बहुत पेन होता है, ये the patient needs to be taken to the emergency. Okay, infertility or even cancer of the reproductive tract. क्लियर है? Now ये जो नीचे के दो डिजीजेस दिए हुए हैं, हेपेटाइटिस बी एंड HIV AIDS, why they are listed separate? इनका अलग से क्यों लिस्ट पे नाम है? Because they are not completely curable. Okay, और ये और एक डिफरेंस है कि they can also spread through infected needles, surgical instruments and blood transfusion in addition to unprotected coitus. Clear है? So these are the differences between these group of sexual diseases and these group. These are completely curable, these are not completely curable. इनके symptoms ये है, ये खाली sexual contact से ही spread होते हैं, और ये other than sexual contact ये तीन तरीके से भी spread हो सकते हैं. Okay? तो अब है infertility. तो क्या है infertility? Infertility is the inability to conceive after 2 years of unprotected sexual cohabitation. Clear है? तो इसके reasons क्या क्या हो सकते हैं? Physical, जैसे reproductive organ में कुछ problems हो या कुछ disorders हो, congenital disease जो birth से हो, कोई drugs का effect, immunological या even psychological. Out of all of these reasons, some of the reasons are treatable या correctable. Okay, फिर उन्हें correct कर दिया गया and then so normally they are after that they are conceiving. But
सम ऑफ द रीजंस आर अनकरेक्टेबल, मतलब कि उन्हें ट्रीट करके उनमें करेक्शन नहीं लाया जा सकता. फॉर सच रीजंस couples can be assisted to have children through assisted reproductive technologies, or in short ART. ART. तो ART is an umbrella term जिसमें बहुत तरह के टेक्निक्स आ जाते हैं through which pregnancy can be induced in for couples who are unable to conceive naturally. अब इसके भी दो कैटेगरीज हैं. इन विट्रो. इन विट्रो, विट्रो का मतलब क्या? इन द लैब. इन विट्रो में जब होगा, इन विट्रो हैज टू बी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द वूम और इन द फीमेल बॉडी. क्लियर है? दूसरा है इन वीवो. इन वीवो में मेनली मोस्टली द गैमेट ट्रांसफर. यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर का सीन ही पैदा नहीं होता. इन द लैब यू कैन क्या कर सकते हैं हम? खाली फर्टिलाइजेशन तक ही कर सकते हैं या थोड़े बहुत सेल्यूलर डेवलपमेंट उसके बाद इट नीड्स द नेचुरल बॉडी टू डेवलप, राइट? और इन विवो में इट्स मोस्टली द गैमेट ट्रांसफर टू द फीमेल बॉडीज. अब हम इन विट्रो और इन विवो का डिटेल्स में देखते हैं. ओके तो अब हम इन विट्रो और इन विवो का देख लेते हैं. इन विट्रो में क्या? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी in lab followed by embryo transfer, and such babies are popularly called test tube baby. Clear? तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या है? ओवा प्लस स्पर्म इन द लैब एक साथ लिया जाता है एंड स्पर्म्स हो जाएगा. एक्चुअली या स्पर्म कह दीजिए, जो भी. अ सिमुलेटेड कंडीशन इज क्रिएटेड इन द लैब एंड दे लेफ्ट टुगेदर so that the sperm can fertilize and zygote is created. यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी. Even in the syllabus it is written ova from the female, but actually what is collected is not the ova. What is collected is the secondary oocyte. क्योंकि जब तक fertilization होता नहीं है, ovum होता नहीं है, meiosis 1 तक ही रहता है. आपके किताब में ओवा दिया हुआ, इसीलिए मैं ओवा लिख रही हूँ, बट ऑलवेज कीप इट इन माइंड मियोसिस 1 होता नहीं है, सो इट विल बी सेकेंडरी oocyte. एनीवेज, अब जो है सो है. ओवा प्लस स्पर्म अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लैब, जाइगोट फॉर्मेशन तक हो गया. अब यहां से दो रास्ते हैं. अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स इट इज अलाउड टू डेवलप इन द पेट्री डिश या ट्यूब, जहां पे भी हो रहा है, और यू कैन से इन द लैब. Up to 8 blastomere stage पे अगर it is transferred to the fallopian tube of the female, तो उसे कहा जाता है ZIFT, zygote intrafallopian transfer, right? fallopian tube में वो मोरुला स्टेज तक रहता है. मोरुला स्टेज के बाद वो यूटेरस में जाता है, right? But अगर it is more than 8, उससे ज्यादा हो गया, then it is transferred into the uterus. IUT, intrauterine transfer. क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. और सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहां इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे ओवम और स्पर्म को एक साथ डाल दिया and the conditions are created so the sperm naturally goes and fertilizes the egg. यहाँ पे no such chances are taken. With very fine devices and with extreme, precision, उस sperm को directly cytoplasm में inject किया जाता है. यही फर्क है. तो इसमें one sperm, one oocyte direct injection होता है. sperm injected into the ova. इसके बाद any of these steps will be followed. Clear है? Ideally ये इसको लिखने के बाद ये लिख सकती थी and then this too. After this यहाँ पे process fertilization कैसे हो रहा है उस पे फर्क है. एक fertilization के लिए simulated conditions are created and it is allowed to take its natural way. और एक में simulated condition वो उस भरोसे नहीं बैठते. स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है. उसके बाद जो जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट होता है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स हो जाए तो जिफ्ट,
more than 8 तो IUT. Clear? So it should be 1, 2 and फिर ये 4. उसके बाद आते हैं इन विवो में. इन विवो कब यूज होता है? If the female is unable to produce a gamete, but the uterus and other factors are very good for supporting a pregnancy, तब क्या होता है? A gamete from a donor female is taken, and that gamete intrafallopian transfer, उस गैमेट को उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है. क्लियर है? And then let it be fertilized naturally by the sperm, because male partner में यहाँ पे कोई problem नहीं है. The female has some issues. Okay, when female cannot produce ovum but can provide suitable environment for fetal development, वहाँ पे gift हो गया. ये एक तरीका. But if there is issue with the male partner, when the male is unable to inseminate, या for many reasons, one of the reason can be low sperm count, तब क्या होता है? Artificial insemination. The sperm is collected and transferred into the vagina or uterus of the female. अगर सिर्फ vagina पे transfer कर दिया तो it does not have name. अगर uterus पे transfer कर दिया गया है, then it is called IUI, intrauterine insemination. Do not confuse IUI with IUT. IUT is in vitro, IUI is in vivo. Okay? So I hope जितने भी in vitro and in vivo methods आपके book में हैं, I have been able to put it in an easier form, and these are the methods given in your syllabus. So ये सारे के सारे जो methods हैं, they all need very high degree of qualification and precision and very expensive instruments. तो with this we are almost done with this chapter. अब इसमें एक बात है कि whether it is at any stage counseling can be of big help to couples who are unable to conceive, या to young people who are not aware of many of the issues, या cases where their pregnancies are unwanted, या तो फिर to bring awareness where people are against the females, the gender equality लाने के लिए. Okay, so yes, with this यही है आपके चैप्टर में, and I hope जो पढ़ाई हूँ आपको समझ में आया है. So जिन्होंने अब तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. विथ योर पार्टिसिपेशन, विथ योर लाइक्स, एक लाइक देने में कुछ नहीं जाता आपका. The more likes and more comment and feedback वाला comment if I get from you, I'll be able to improve on my content and I'll be able to bring on improved content for you. Okay, so I'm going to see you with the next video in the next chapter. Till then, मन लगा के पढ़ो, work hard, work smart. Bye.